हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। उसके जितने भी आपके क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बढ़ती है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होगा, एज वेल एज सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन होंगे। ये जो सेशन होगा ये पार्टिकुलरली मेंस और एडवांस के लिए है। नीट के लिए मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट वाले देख सकते हैं, लेकिन ये आपके पास जेईई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट है अपने को मोशन इन वन डायमेंशन। ये आपके पास काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे काइनेमेटिक्स, उसके बाद हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे क्या होता है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स की, अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स, तो आपके पास काइनेमेटिक्स आप लोग पहले भी जानते होंगे, जिन्होंने क्लास किया होगा तो उनको पता होगा काइनेमेटिक्स क्या है। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मोशन, किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। सपोज करो ये आपके पास एक बॉडी है, तो ये अगर मोशन में है तो इस मोशन को आप डिटेल स्टडी करने के लिए काइनेमेटिक्स की हेल्प लेते हो। क्लियर? अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम लोग को ये नहीं देखना है कि मोशन किस वजह से हो रही है, मतलब काइनेमेटिक्स में केवल और केवल मोशन से लेना देना है। फिर समझेंगे मोशन क्या होता है, बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझो कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स फिजिक्स डील्स विथ मोशन ऑफ ए पार्टिकल और बॉडी। बस यहाँ पे ये देखना, ध्यान में रखना है कि मुझे इसके काउज के बारे में स्टडी नहीं करनी, मतलब क्यों मोशन हो रही है उसके बारे में नहीं जानना है, केवल और केवल समझना है मोशन हो रही है। तो विदाउट नोइंग इट्स काउज, तो काउज के बारे में कोई स्टडी नहीं होगी। यहाँ पे क्या किस वजह से मोशन हो रही है, जब ये काउज की मैं बात करूंगा तो ये हम लोग मैकेनिक्स या मैं बोल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में वहां पे डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल काइनेमेटिक्स में मुझे केवल और केवल मोशन के बारे में स्टडी करनी है। तो चलो मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि मोशन आखिर में है क्या। क्लियर? उसके बाद मुझे समझना पड़ेगा कि मोशन को स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, और कुछ बेसिक डेफिनेशन आपके पास कि कोई भी पार्टिकल, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड कि पार्टिकल क्या होता है या बॉडी क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन के बारे में कि मोशन एंड रेस्ट क्या कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द पैरामीटर्स फॉर स्टडिंग मोशन। तो आई होप आप ये नोट कर लिए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज द मोशन एंड रेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, तो आपके रेस्ट एंड मोशन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बॉडी, सिंपल आप समझोगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब बॉडी का दो स्टेट फिजिक्स के हिसाब से, एक आपके पास रेस्ट और दूसरा मोशन। अगर मैं रेस्ट की मैं बात करूं तो रेस्ट आपके पास वो स्टेट है किसी भी बॉडी का जिसमें वो बॉडी, कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? जैसे कि अगर आप मेरा पोजीशन को अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और लंबे समय तक अगर खड़ा हूं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो इस स्टेट में अगर ध्यान से देखो तो टाइम तो बीत रही है, समय बीत रहा है, लेकिन मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है। तो मैं इस स्टेट को क्या बोलूंगा, दैट इज द रेस्ट। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, सिंपल है कि अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज द रेस्ट। तो रेस्ट का बेसिक डेफिनेशन, यहाँ पे मैं बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या लिख सकता हूं, दैट इज द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक वर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर? ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर किसी बॉडी का पोजीशन
टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है तो उसको बोलूंगा रेस्ट में। किसके हिसाब से? ऑब्जर्वर के हिसाब से। क्लियर? अगला है अपने को पोजीशन। मोशन में क्या हो जाएगा? बस इसका उल्टा। अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के जैसे जैसे बीत रही है उसका पोजीशन भी बदल रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज द मोशन। तो यहां मैं बोल सकता हूं दैट इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस with time with respect to observer, with respect to observer। क्लियर? तो ऑब्जर्वर के हिसाब से यहाँ पे अगर चीजें मतलब कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको बोलूंगा दैट इज द मोशन। अब यहाँ पे जो ये मैं ब्लू कलर से लिखा हूं कि आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। तो इसको मैं मिटाता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हटाता हूं इसको। अब यहाँ पे जो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है उसकी कहानी, उसको डिटेल से स्टडी करते हैं, फिर आएंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल आपको मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। आपने ये एग्जांपल रियल लाइफ में भी आपने ये एग्जांपल देखा होगा। क्लियर? तो अगर मैं इस केस में बात करूं कि एग्जांपल, तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। एक ट्रेन है, सपोज करो ये आपके पास ट्रेन है और ट्रेन मूव कर रही है। तीन सिचुएशन मानता हूं। ये आपके पास है ट्रेन है, इस तरह से ट्रेन की बॉगी। क्लियर? ट्रेन चल रही है कुछ स्पीड से, सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन आगे की तरफ चल रही है। एग्जांपल लेता हूं। क्लियर? और आप यहाँ पे स्टेशन पे, आप यहाँ पे खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हो। ध्यान से देखना, ऑब्जर्व कर रहा है। इस ऑब्जर्वर का नाम मैं कुछ दे देता हूं ए। क्लियर? दूसरा, ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो मित्र बैठे हुए हैं आपस में। एक मित्र ये है, एक मित्र ये है। जो आपको नाम रखना हो रख सकते हैं। सपोज कर रहे हैं ये जो मित्र है ये है बी और दूसरा है सी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले, ऑब्जर्व कौन करेगा? जो लिविंग थिंग्स होगा, जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा। जो दिमाग इन लोगों के पास उतना समझता हूं कि जितना दिमाग होना चाहिए उतना है फिलहाल। तो ठीक है, इसमें देखते हैं कि आपके पास ऑब्जर्वर, अब ट्रेन चल रही है तो आप लोग जवाब देना ऑब्जर्वर ए के हिसाब से बी किस स्टेट में है। दैट इज द स्टेट ऑफ बी, स्टेट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए, स्टेट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। इंपॉर्टेंट है समझना। आप खुद ही सोचो, ए है, ये गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ए को बी कैसा दिखेगा कि वो जा रहा है, उसका दोस्त उसको छोड़ के जा रहा है। क्लियर? कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर से। इट मींस जो आपके पास ए के हिसाब से जो बी है उसको क्या चीज, बी कैसा दिखाई देगा? उससे दूर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि उसकी पोजीशन लगातार ए के हिसाब से बदल रही है। और अगर कोई भी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, मतलब टाइम के साथ बदले, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज द मोशन। तो इसके हिसाब से इस स्टेट बी का ऑब्जर्वर ए के हिसाब से ये होगा मोशन में। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि बताओ कि स्टेट ऑफ सी, स्टेट ऑफ सी, स्टेट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए, बताना इसका आंसर क्या होगा? सी का स्टेट, किसका? ऑब्जेक्ट कौन है? सी। ऑब्जर्वर कौन है? ए। तो ए के हिसाब से सी कैसा? तो ऑब्वियसली सी इससे दूर जा रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, तो सी भी ट्रेन के साथ चल रहा है। इट मींस आपके पास इसमें क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो इन मोशन।
क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट बताना, स्टेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। कितने लोगों को लग रहा है कि ये रेस्ट में है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्टेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी रेस्ट में है? आपके हिसाब से रेस्ट में है, आप अभी बैठ करके वीडियो देख रहे हो, आपके हिसाब से ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी के हिसाब से भी रेस्ट में होगा। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट समझो। जब आप ट्रेन में चलते हो तो उस केस में आपके पास यहाँ पे क्या होती है, आप देखते होंगे कि जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं ट्रेन के आसपास या जो आपके पास इन्वायरमेंट बाहर का दिखाई देती है, तो वो काफी तेजी से आपको पीछे जाते हुए दिखते हैं। मतलब कि अगर ट्रेन इधर जा रही है तो आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं सब पीछे की तरफ जा रही है, तो आपको जो वो पेड़ पौधे है कैसा दिखाई देता है? दैट इज इन द मोशन। क्लियर? जितने भी आगे आसपास के इन्वायरमेंट है सब पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि आपके हिसाब से उस समय वो क्या है? मोशन में है। अगर ए के हिसाब से बी मोशन में है तो बी के हिसाब से भी ए मोशन में होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मोशन, न कि रेस्ट। यहाँ पे कई सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देते हैं, जैसे ऑफलाइन वाले में पूछता हूं कि बताओ कि ए का स्टेट कैसा है, बी कैसा, तो बोलेगा रेस्ट। रेस्ट नहीं है। रेस्ट कब होता? जब बी देखता है को और ए उसके पास ही रहता, उसका पोजीशन नहीं बदलता। लेकिन जब बी ए को देखेगा तो ए इससे पीछे की तरफ दूर जाता हुआ दिखेगा, इसीलिए आपके पास यहाँ पे दैट इज द मोशन में है। फिर अगर मैं बात करूं कि बताना स्टेट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर बी। तो अगर सी को ध्यान से देखो तो सी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो सी भी जा रहा होगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी भी जा रहा होगा 40 किलोमीटर की स्पीड से। सी अगर बी को देखेगा तो बी वहीं पे बैठा हुआ है उसके सामने, क्या टाइम के साथ बदल रहा है? क्या नहीं, सीट पे बैठा हुआ है, बी है, सी है, बी है। सी बी से आराम से बात कर पा रहा है और सी बी से आराम से बात कर रहा है। इट मींस दोनों का रिलेटिव जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। न सी अपने जगह से जा रहा है और न ही बी अपने जगह से जा रहा है, मतलब सी बी को रेस्ट में दिखाई देगा। क्लियर है? आप जब ट्रेन में मूव करते हो तो आपके सामने वाले सीट पे जो भी बैठे हुए रहते हैं वो उनसे आप आराम से बात कर पाते हो। वो अगर बैठे हुए, आप भी बैठे हुए, तो वो आपको रेस्ट में दिखाई देते हैं। तो इट मींस सी के हिसाब से बी कैसा होगा? दैट इज इन द रेस्ट। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? स्टेट क्या आ जाएगा? दैट इज द रेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं अगला कि बताओ बी के हिसाब से सी कैसा है? स्टेट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, तो ये कैसा आ जाएगा? तो ये भी आपके पास कैसा आएगा? रेस्ट में, क्योंकि जब सी बी को देख रहा होगा तो बी अपने स्थान पे बैठा हुआ होगा और यहाँ पे कोई भी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन सी के हिसाब से चेंज नहीं हो रही होगी बी का। क्लियर? तो ये आपके पास कहानी है रिलेटिव मोशन का, मतलब कि बोल सकते हैं दैट इज द स्टेट रेस्ट एंड मोशन का। जहां पे रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट स्टेट वो है जहां पे पोजीशन आपके पास ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर टाइम के साथ बदलेगी तो वो ऑब्जर्वर बोलेगा ये जो बॉडी है वो है मोशन में। क्लियर? अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो बॉडी क्या चीज में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। और यहाँ पे ये सारे सिचुएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये जो आपके पास स्लाइड है ये समझ में आया होगा कंप्लीटली कि आपके पास कौन से ऑब्जर्वर के हिसाब से कौन सा स्टेट किसी बॉडी का हो सकता है। सिंपल एग्जांपल है ट्रेन और आपके पास प्लेटफॉर्म का एग्जांपल, यहाँ पे 3 मित्रों की कहानी। चलो अगला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन आपको आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पे 2-3 चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि पार्टिकल क्या होता है, और पार्टिकल के बाद यहाँ पे आगे क्या हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स में बार बार देखने को मिलेगा कि एक वर्ड आएंगे, पार्टिकल, दूसरा आएंगे दैट इज द पॉइंट, यहाँ पे बॉडी,
इस तरह के आपके पास वर्ड सब देखने को मिलेंगे। ये आखिर में क्या है? तो अगर आप किसी भी बॉडी को देखो तो बॉडी आपके पास अगर नजदीक से देखोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप बॉडी के दिखाई देंगे। जैसे मैं अगर इसको नजदीक से देखूं तो मुझे ये सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है। अगर मैं मान के चलो ये बॉक्स को मैंने ले लिया, ये बॉक्स ले लिया, तो ये बॉक्स कैसा दिखाई दे रहा है? क्यूबिकल लगभग दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर मैंने बुक ले लिया, अगर मैंने एक बुक ले लिया तो बुक मुझे कैसा दिखाई देगा? बुक हमें एक क्यूबिकल दिखाई देगा। तो हर एक बॉडी की शेप अलग अलग होगी जब इसको आप नजदीक से क्लोज से देखोगे। क्लियर? जब आप किसी बॉडी को नजदीक से देखोगे तो आपके स्पष्ट दिखाई देगी वो बॉडी कैसी है, किस शेप की है। सिंपल है, आदमी को देखोगे तो आदमी दिखाई देगा, जानवर को देखोगे तो जानवर दिखाई देगा। लेकिन वही अगर बॉडी, ध्यान से देखना, अगर वही बॉडी काफी आपसे दूर हो जाए, यही मार्कर आपके पास काफी दूर हो जाए, तो वो बॉडी कैसे दिखाई देगी? एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी, अगर कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर किसी भी बॉडी को काफी दूर से देख रहा है, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है जो कि काफी डिस्टेंस से ऑब्जर्वर पे, तो ये बॉडी आपके पास कैसा दिखाई देगा? तो ये एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। जैसे कि आपके पास स्टार, रात में देखते हो तारे, तो वो एक्चुअली में क्या है? इट इज ए सन। सन से भी बड़ा उसका साइज है, लेकिन वो हमें पॉइंट दिखाई देता है। रीजन क्या है? इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। इतना दूर है कि आपके पास ये क्लियरली दिखाई नहीं दे सकता। इट मीन्स अगर क्लियरली दिखाई नहीं देगा तो इट मीन्स आपके पास पॉइंट दिखाई देगा। और किसी भी बॉडी, जितने भी बॉडी है, चाहे किसी भी शेप की बॉडी हो, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकते हो, बस ऑब्जर्वर होनी चाहिए दूर। हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, ऑब्जर्वर को जनरली दूर रखा जाता है ताकि वो डिटेल स्टडी कर पाए काइनेमेटिक्स का। वो ऐसा नहीं देखे कि उसको स्टडी करना है काइनेमेटिक्स का, उसको नजदीक में बैठा दिया, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब इरेगुलरिटी शेप है, वो इरेगुलरिटी को देख रहा हो, या कुछ चमक रहा हो उसको देख रहा हो, तो गया मोशन, स्टडी खत्म। इट मीन्स हम लोग जो पार्टिकल, जब हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, तो बॉडी को ऐसा माना जाता है कि आपके पास पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, दैट इज द, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करना आसान होता है। क्लियर है? दूसरा रीजन है कि जब आप मोशन देखोगे, किसी भी रेगुलर क्लोज मोशन देखोगे, तो मोशन हो सकता है आपको अटपटा सा देखे। क्लियर? जैसे अगर मैं इस मार्कर को अभी फेंकूं तो आपके पास मोशन ऐसा मूव करता हुआ ऐसे दिखाई देगा। यहां से फेंक रहा हूं तो इस तरह से मूव करता हुआ ऐसे जाएगा। आप अगर नजदीक से देखोगे तो इसमें क्या है? रोटेशनल भी है, रोटेशनल भी मतलब कि ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। लेकिन अगर यही आप काफी दूर से ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास रोटेशन दिखाई देगा ही नहीं। इट मींस केवल और केवल क्या दिखाई देगा? प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई देगा। तो प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना आसान हो जाएगी। तो एक रीजन ये भी है कि किसी भी बॉडी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों कंसीडर करते हैं। अगर आप किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे और उसकी स्टडी मोशन के बारे में करोगे, तो हो सकता है वो काइनेमेटिक्स मोशन ना हो, काइनेमेटिक्स के साथ साथ अनदर टाइप ऑफ मोशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, जनरल मोशन भी देखने को मिल जाए। हो सकता है उसमें रोटेशनल इफेक्ट भी आ जाए, हो सकता है वो सीधा जा रहा हो लेकिन घूमते हुए जा रहा हो। अगर कार को नजदीक से देखोगे तो उसकी पहिया घूम रही है, तो वहां पे रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। और वही अगर कार को दूर से देखोगे तो आपकी पहिया की रोटेशन दिखाई नहीं देगी, केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशन दिखाई देगा, जिसको स्टडी करना आसान होता है। इसीलिए हम लोग बॉडी को कैसा लेते हैं? एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है समझ में आ गया। मतलब पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार्टिकल बोला जाता है, उसी को बॉडी बोला जाता है। जब हम लोग काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे तो हमेशा कोशिश किया जाएगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास बॉडी रहे। रीजन मोशन को सिंपल बनाने के लिए, मोशन को सिंपल स्टडी करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। थोड़ा सा सेशन चलेगा फास्ट, क्योंकि जहां पे मुझे कॉन्सेप्ट जो मेंस एडवांस के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे मुझे जल्दी पहुंचना है, इसलिए स्टार्टिंग थोड़ा सा फास्ट रख रहा हूं। जब वो कॉन्सेप्ट वो आएंगे वहां पे काफी स्लो कर दूंगा, एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। चलो अगला है आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर आपको काइनेमेटिक्स को पढ़ना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए। सिंपल है, आपको किसी आदमी के बारे में जानना है, अपने दोस्त के बिहेवियर के बारे में जानना है, तो पहले तो दोस्त के नजदीक जाना पड़ेगा, फिर उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है,
उसका हाइट क्या है, वो पढ़ने में कैसा है, मंद बुद्धि तो नहीं है, कितना शार्प है, मतलब ये सारे आपके पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आप किसी भी आदमी से मिलते हो तो आप उसके बारे में देखते हो कि क्या है, ऐसा थोड़ा कि दोस्ती किसी से कर लेंगे। दोस्ती करने के लिए भी एक रूल फॉलो होता है कि कैसा वो है, मतलब कि हमसे सही से एडजस्ट हो पाएगा नहीं, ये सब देखते हैं ना। तो वही आपके पास मोशन को स्टडी करने के लिए, मोशन के पार्टिकल के मोशन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मुझे कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं बोलूंगा काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स। क्लियर है, तो आगे आपके पास है काइनेमेटिक्स पैरामीटर। काइनेमेटिक्स पैरामीटर, चाहे मोशन कुछ भी हो, मोशन इन 1 डायमेंशन हो, मोशन इन 2 डायमेंशन हो, मोशन इन 3 डायमेंशन हो, विदाउट काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स आप किसी भी तरह के मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर है, तो काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स में एक एक चीजें समझेंगे कि क्या क्या पैरामीटर होगा, चाहे मोशन आपके पास कैसा भी रहे, 1D रहे या 2D रहे। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर आपके पास है यहाँ पे, दैट इज द एक्सीलरेशन, दैट इज द डिस्टेंस। सिंपल पैरामीटर है, डिस्टेंस से पहले पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर पोजीशन, फिर देखेंगे डिस्टेंस। पोजीशन, पोजीशन पैरामीटर क्या है कि किसी भी पार्टिकल का आपके पास लोकेशन ये बताता है कि पार्टिकल कहां पे है एक्चुअली में, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी भी जब पार्टिकल मोशन कर रही है तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कहां पे है स्पेस में, उसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन। मतलब कि मैं बोल सकता हूं ये क्या है, इट इज द लोकेशन, इट इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यहां पे ऑब्जर्वर काफी क्रिटिकल रोल है, हर एक जगह ऑब्जर्वर आएगा। क्लियर है ना, ऑब्जर्वर के हिसाब से किसी भी पार्टिकल का लोकेशन कहां पे है। जैसे आप अभी कहीं पे वीडियो देख रहे हो तो आपका लोकेशन जो होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन होगा। क्लियर, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि पोजीशन कैसा है क्वांटिटी, तो सबसे पहले तो आपके पास पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस आपका पोजीशन विदाउट वेक्टर से, मतलब कि आप अगर पोजीशन का कैलकुलेशन करोगे तो आपको पास वेक्टर का कैलकुलेशन करने आना चाहिए। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, खास करके ये आनी आपको चाहिए। क्लियर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है दैट इज आर वेक्टर से इसको बताते हैं, आर वेक्टर। क्लियर है, कैसे निकालेंगे आर वेक्टर, तो समझते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट। आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को आपके पास पता है, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप स्टडी करते हैं, यहां से आपके पास थोड़ा वेक्टर की समझ होनी चाहिए। क्लियर है, ये आपके पास है पोजीशन, तो समझते हैं, नोट कर सकते हो आप ये। तो स्टार्ट करते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखिएगा टॉपिक और इसको डिटेल स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहां से आते हैं, आप इसको आराम आराम से समझेंगे, जहां पे मैथमेटिकल एनालिसिस है, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मींस यहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आर वेक्टर। आपने वेक्टर में पढ़ा भी होगा, फिर से स्टडी करते हैं पोजीशन वेक्टर। यहां पे थोड़ा सा अलग हिसाब से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे स्पेस, किसी भी स्पेस को रहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेस मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेस, जैसे मैं 3D एक स्पेस ले रहा हूं, 3D स्पेस ले रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, पोजीशन बताना है, और पोजीशन कहां पे बताते हैं, किसी स्पेस पे, पार्टिकुलर लोकेशन पे। तो सबसे पहले तो मुझे 3D स्पेस यहां पे बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं 3D स्पेस बनाऊं तो आपके पास एक मैं क्यूबिकल या
बोल सकते हैं क्यूबॉइड शेप का मैं एक स्पेस बना रहा हूं। तो ये आपके पास स्पेस है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे आई कैप के द्वारा, आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे के कैप। क्लियर है? एक्स, वाई और जेड, यहाँ पे 3 एक्सिस। ये जो आपके पास रीजन है जो आप क्यू के अंदर दिख रहे हो वो आपके पास स्पेस है और उसी स्पेस में कहीं ना कहीं पे एक आपके पास पार्टिकल है जिसकी मैं पोजीशन निकालने वाला हूं, पोजीशन वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो एक पार्टिकल ले लेते हैं स्पेस के अंदर। तो सपोज करो कि ये आपके पास एक पार्टिकल है इस स्पेस के अंदर। क्लियर? ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था कि ऑब्जर्वर यहाँ पे क्रिटिकल रोल निभाता है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे कहां पे रखेंगे? तो हमेशा याद रखो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नया नाम फिजिक्स में है दिया हुआ, स्पेस ही है, वो जगह है, 3D स्पेस है, आपका रूम है। जैसे अभी आप रूम में बैठे हुए होगे तो रूम के अंदर ही कहीं ना कहीं बैठे हुए होगे, तो वही आपके पास जो रूम है वही स्पेस है, उसी का नाम दिया गया फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो ऑब्जर्वर बैठा होता है, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमेशा बैठा रहेगा, ये ऑलवेज है। ऑब्जर्वर जो बैठा रहेगा वो कहां पे रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? तो हमेशा रहेगा अपने को ओरिजिन पे, तीनों का ओरिजिन कहां पे? ये यहां पे ऑब्जर्वर, और इसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से पार्टिकल का लोकेशन क्या है वही आपके पास देगा पोजीशन वेक्टर। क्लियर? क्लियर है? आपको समझ में यहां पे आ रहा होगा। क्लियर? तो पार्टिकल सपोज करो पी पार्टिकल आपके पास यहां पे है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, या मैं x y z ले लेता हूं। क्लियर है? तो इस केस में अगर ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है, जैसे मान के चलो ये कॉर्नर है, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो ऑब्जर्वर पार्टिकल क्या बोलेगा? इधर है। ये तो बोलूंगा, अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ ये पार्टिकल किधर है, तो क्या बोलूंगा? इधर है। क्लियर? तो अगर मैं ऑब्जर्वर से पूछूं भाई ये पार्टिकल तुम्हें किधर दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? तो ये बोलेगा कि मुझे जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में मुझे इस तरह से यहां पे दिखाई दे रही है। यही तो बोलेगा, इधर दिखाई दे रही है। बोलेंगे कितना दूर? तो ये बोलेगा कितना दूर? तो ये इतना दूर मुझे दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतना दूर मुझे यहां से इस ये जो लेंथ है जो आपके पास एरो बनाया हूं, अगर मैं उस एरो की लेंथ को निकालूं तो वो बताएगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर का, दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? तो पोजीशन वेक्टर जो आपके पास एरो है ये बता रही है पोजीशन वेक्टर, और ये मैं लिख रहा हूं दैट इज द आर वेक्टर। क्लियर है? आर वेक्टर कैसे निकालेंगे आर वेक्टर? तो आर वेक्टर आपके पास होगा कि आप एक्स डायरेक्शन में कितना गया, आपने ऑब्जर्वर के हिसाब से ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना गया, वाई डायरेक्शन में कितना गया और जेड डायरेक्शन में कितना गया। मतलब एक्स लोकेशन इसका क्या है, वाई लोकेशन इसका क्या है और जेड लोकेशन इसका क्या है। लोकेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्स, वाई और जेड है। तो इट मींस अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूं तो ऑब्जर्वर के हिसाब से जो आर वेक्टर होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस वाई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स ये आई कैप बता रहा है एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना? तो एक्स डिस्टेंस, तो एक्स गया। वाई डायरेक्शन जे कैप, जे कैप में कितना गया? तो वाई डिस्टेंस गया। और के कैप जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में कितना गया? जेड गया। एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट है तो आपके पास आर वेक्टर यही होगा। अब अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस एरो की लंबाई मिल जाएगी।
अगर मुझे डायरेक्शन पूछा जाएगा कि इस एरो की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, ये क्या हो जाएगी, है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये हो जाएगी अपने को आर वेक्टर है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाती है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ दैट इज द पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। यहाँ पे तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल गया। तो अगर आप किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को पता करोगे तो पोजीशन है एक्चुअली में लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, और लोकेशन ऑफ द पार्टिकल निकालते हैं पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट मींस उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ये अप्लाई करोगे, डायरेक्शन के लिए ये अप्लाई करोगे, और पोजीशन वेक्टर आपके पास ये फॉर्मूला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी।